हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि पीपीबी कब शुरू होगा, पीपीबी कब शुरू होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीपीबी जो पुराना पीपीबी था, अब जो पीपीबी है उसमें चेंज आया है। चेंज क्या आया है? जो पहला मॉड्यूल था ना उसमें, पीपीबी में, वो आपके कौन सी बुक में चला गया, जरा बताओ तो आप लोग। इंडियन इकोनॉमिक्स में सर। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सिस्टम। तो उसमें जो कल हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक किया, वो बेसिकली पीपीबी के ए मॉड्यूल में होता था। आरबीआई नाम से होता था, पूरा सिस्टम होता था उसमें। ठीक है, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, स्पीकर ऑफ करो। तो अब क्या हुआ है कि पीपीबी में से वो पार्ट उठ के इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक एज इट इज चले गए। कोई आप में से कोई बताएगा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कौन से दो तीन टॉपिक हमने ले लिए पहले शुरू में ही, जब सिलेबस भी ज्यादा डिक्लेयर नहीं हुआ था। एक सर कैपिटल मार्केट्स। म्यूचुअल वेरी गुड। फंड। म्यूचुअल फंड लिया था ना, हाँ सर। तो वो उसी का पार्ट था। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इधर अलग चला गया। अब आपके जो मॉड्यूल हैं, उस मॉड्यूल में बी वाला मॉड्यूल अब ए मॉड्यूल हो गया आपका। किसमें? पीपीबी में। तो सिलेबस थोड़ा सा कम जैसा, दिखावटी कम जैसा हुआ, बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक पार्ट वहां चला गया। तो जो लोग ये सोचते थे कि भाई हमारी बुक बढ़ गई है, तो बुक बढ़ने में पूरी बुक नहीं बढ़ी है, कुछ पार्ट जरूर बढ़ा है। ठीक है, ठीक। तो जो आप लोगों के पास बुक है, बुक में पहला आप यूनिट खोल लीजिए। वैसे तो सामने हम बताएंगे पूरा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बुक है तो एक फॉलो अप के लिए पहली वाली यूनिट आप जो है। सर नई वाली बुक से पढ़ा रहे हैं कि पुरानी वाली से? देखो, ये जो टॉपिक है ट्रेडिशनल टॉपिक है। ट्रेडिशनल का मतलब बहुत जमाने से बैंकर कस्टमर रिलेशन का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, और इसमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं आया है। तो मैं अगर कोई चीज नया चेंज आया होगा तो वो मैं आपको क्या है बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तो हम ट्रेडिशनल पुरानी बुक से ले रहे हैं। ऑर्डर है बुक नई वाली अभी तक आया नहीं है, इसलिए पता सर टॉपिक का नाम क्या है? अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं। सर अभी वो आईएआईएफएस पे है और पीपीबी में है सर, नई सिलेबस से पीपीबी जैसा। में पीपीबी में है, अच्छा आइए, मैंने ठीक है कल सर। बोला था ना कि अब हम शुरू करेंगे पीपीबी। बैंकर ठीक है कस्टमर रिलेशन। ठीक है सर। हाँ, बैंकर कस्टमर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे हाथ में ये बुक आ गई है, लेकिन इस बुक में खास बात यह है कि कुछ भी मोटाई जो है उसकी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। मोटाई अभी उसकी बुक की उतनी ही है। ठीक है, और कितने मॉड्यूल हैं इसमें, इस बुक में? 55 है सर, 55। इस बुक में वही एक मॉड्यूल हटा दिया तो चार कितने मॉड्यूल मॉड्यूल हो हैं। गए? चार चार हो मॉड्यूल। गए। ठीक है, 11 चैप्टर है। 4 मॉड्यूल में जो ये पहला वाला मॉड्यूल है, इसके कुछ टॉपिक हमने ले लिए थे। सर लेकिन लाइव क्लास शेड्यूल अलग दे दिया सर, आईएआईएफएस एंड ओवरव्यू वो यूनिट शायद हो 20 सकता है कि इंडियन नाम फाइनेंशियल। उसमें चेंज नहीं हो पाया हाँ होगा। हालांकि मैंने सुबह की क्लास में आपको बता दिया था मैं ये करूंगा कल। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है उसमें, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना मैनेजमेंट में कभी मिस्टेक हो जाती है। आज जो शाम को शेड्यूल आया होगा, पर हमें अभी करना है पीपीबी। और मुझे आप लोगों से ये जानना है कि पीपीबी के मॉड्यूल ए में, पीपीबी के मॉड्यूल ए में कितने टॉपिक हमने पहले जो है कर लिए हैं। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। बेसिल 3 हो गया ना सर, बेसिल 3। नहीं, वो बेसल जो है आउट हो गया है पीपीबी से। सेविंग चला गया। अच्छा
हाँ, फॉरेन वो CI करेंसी वगैरह। अकाउंट्स एंड एनआरआई हाँ हाँ अकाउंट्स हाँ हाँ, वही वाले यहाँ पर। नहीं दिख अच्छा, रहा है एक सेकंड, नहीं दिख रहा है सर। नहीं एक सेकंड नहीं रुक शो जाइए, हो रहा है सर। दिखेगा दिखेगा। नहीं नहीं हो रहा। थोड़ा सा है, चलो एनीवे ये छोड़ो, तो हल्का दिख रहा है सर, कुछ नहीं। कोई बात नहीं। सर ये ये बैकग्राउंड रखा करो सर, तो काफी पॉजिटिव लगता है हरा पॉजिटिव लगता है, ना। हरा पॉजिटिव लगता है, लेकिन जो हमारा कंटेंट होता है उसके पीछे जब आता है तो वो दो कंट्रास्ट टाइप के कलर हो जाते हैं। तो ये जो ये वाला कलर है वो बुक के साथ उधर थोड़ा सा हल्का सा मैच कर जाता है, फिर थोड़ा सा हमें भी फील गुड होता है ना। नोट कर लीजिए 8, 9 और 10, 3 टॉपिक। 8, 9 और 10 जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनआरआई बिजनेस और फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट, ये 3 टॉपिक हमने फॉरेक्स अकाउंट के जब लिए थे तब उसमें कवर हुए थे। ठीक है, एक बार ओवरव्यू फिर भी ले लेंगे इसको। तो अभी हम आ गए हैं कौन से टॉपिक में, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, चैप्टर 1 है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं दोनों बुकों से आपको करा दूंगा, पुराने से भी और नए से भी। ठीक है, चलो हम लोग अपने कंटेंट में आते हैं। सर मैटर सेम ही है ना दोनों में, न्यू और ओल्ड में? मैटर सेम है, जो चेंज है मैं लास्ट क्लास के बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए, बैंक एक कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक एक फाइनेंशियल कैसा ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक खास बात और है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बैंक एक रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? या रेगुलेटेड। रेगुलेटेड, यानी बैंक का कोई कौन है? रेगुलेटर है। और बैंक का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई है। ठीक है, तो जो आरबीआई है, सेबी है, एडई है, पीएफआरडीए है, जिनके रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग बहुत ही ऐसा कहना चाहिए कि बहुत ढंग से काम करते हैं। ठीक है, और लॉ को फॉलो किया जाता है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब लॉ की जब बात आएगी तो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं? लैंड करते हैं। ठीक है, तो जब ये काम बैंक कर रहे हैं तो बैंक सामने वाले बंदों को जो बैंक में आते हैं उनको डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। सारे कस्टमर हैं, तो कस्टमर जितने भी हैं उनको टाइप ऑफ सर्विस के हिसाब से, टाइप ऑफ सर्विसेज के हिसाब से उनके अलग अलग टेक्निकल क्या हैं, नेम, और जिनको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, उनके साथ हर एक के साथ क्या है? अलग अलग रिलेशनशिप है। तो वो नेम ही इस चैप्टर में है कि अगर कोई डिपॉजिट करने आएगा तो उसे किस नाम से जानेंगे, कोई लोन लेने आएगा तो इस किस नाम से जानेंगे। और ये रिलेशन में एक खास बात और है, हर कस्टमर के साथ कस्टमर की रिलेशन भी अलग है और बैंक का भी अलग नाम है हर एक। ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे अंकल है कोई आपके, मान लिया आप उन्हें अंकल बोल रहे हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? नेफ्यू या नीस बोल देंगे। कोई किसी को हस्बैंड बोल रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? वाइफ। वाइफ हो जाएगा। तो बैंकों के नाम और कस्टमर के नाम हर सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस जो अवेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो इस चैप्टर का जिस्ट ये है, और ये भी 1 या 2 मार्क्स का सॉलिड टॉपिक है, और बहुत ही बेसिक जो आप बैंकिंग करते हैं उससे है, लेकिन फिर भी आपको सीखने में से मिलेगा, क्योंकि कई लोग जो एक ही सीट पे काम करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें नई होती, ठीक, न्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो
कि भैया कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है। ठीक है, तो बैंक में कस्टमर ये लिखा हुआ। पहले बात तो बैंक कौन है, सबसे पहले कौन, तो बैंक में एक सेक्शन है कौन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसने बैंकिंग को डिफाइन किया हुआ है। और क्या डिफाइन किया हुआ, एक्सेप्टिंग कैश। कैश की जगह मनी यूज करेंगे। ठीक है, कैश भी हो सकता है, चेक भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसने बोला एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी, मतलब मनी को, डिपॉजिट ऑफ मनी को एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। बैंक का बेसिक जो काम था, एलसी वेलसी तो अब होने लग गई। जब 1949 में एक्ट बना था तो बैंक की डेफिनेशन में आया था, बैंक का बेसिक काम क्या है, मनी को एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। सबसे बेसिक डेफिनेशन बैंक की है। ठीक है, और ये जो मनी रिसीव कहाँ से करेगा, पब्लिक से करेगा। जो रिपेबल कैसी होगी, डिमांड या अदरवाइज, या विड्रॉएबल होगी बाई चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, यानी जो भी बंदा पैसे जमा कर रहा है उसको इन तरीकों से वो निकाल सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द बैंकर इज एंगेज इन द बिजनेस और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बिजनेस और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अलावा भी कुछ और हो सकता है, फ्रॉम द पब्लिक and utilizing such deposit either for the purpose of lending or for the purpose of investment। तो शायद आपको कभी पता हो, मैंने बताया था कि डिपॉजिट के हम लोग क्या क्या काम करते हैं। जो हमारे पास डिपॉजिट आता है, एक तो हम लोन और एडवांस देते हैं, पता है ना आपको, लोन एंड एडवांसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा काम क्या करते हैं, एलसी सर। नहीं, डिपॉजिट से क्या करते हैं, जो पब्लिक हमको डिपॉजिट दे रही है उससे क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से। वो तो एक्सेप्टिंग सर डिपॉजिट हो गया, बीजी। एक्सेप्ट कर लिया। हम्म। लोन एडवांस देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सेफ्टी सर। सर बीजी हो सकता है क्या? नहीं, सर रिजर्व मेंटेन करते हैं अपना। हाँ, सीआरआर और, सर बीजी, नहीं बीजी नहीं, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन बीजी करते जो हैं। इशू करे सर एफडी। नहीं, बीजी इशू करते हैं, बीजी जो लेकिन इशू वो कर, डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं एफडी के होता अगेंस्ट। उसका। एफडी के अगेंस्ट नहीं, एफडी के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जब बंदा एफडी करने आपके पास आया था तो उस पैसे का क्या करते हैं। हाँ। ठीक है, ओके। तो हमने सीआरआर एसएलआर बताया, और बाकी क्या करते हैं, जो बचता है पैसा, बैंक उसको अपने पास एज ए क्या रखते हैं, बफर कैश, स्टॉक। कैश। या एज ए क्या रखते हैं अपने पास, उसका कुछ नहीं करते हैं, वो पैसा आइडल उसमें पड़ा रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलिए। तो हाँ। बैंक इतने काम करते हैं, तो वही उसने पहले बोला कि लैंडिंग करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन ये दो जो काम है, ये काम नहीं होके उसकी जिम्मेदारियां हैं, ये काम नहीं है, ये उसके लिए लॉ के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपल्सन है कि सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना है, और बचे हुए पैसे को कुछ नहीं कहना है, रख लो, लेकिन और कोई काम नहीं कर सकता बैंक उन पैसों का। ठीक है, तो बैंकिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई, और कौन से आर्टिकल उसमें लिखी हुई है सेक्शन में, सर 5B ये जो ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये हेड ऑफिस लेवल से होता होगा। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल बिल्कुल हेड ऑफिस लेवल पे होता है। ठीक है, चलो जी। आगे देखिए। अब इसने बोला हुआ है कि ये जो डेफिनेशन है, इसके जो इसेंशियल है, इन्हीं बातों में कुछ बात और है। जैसे इसने बोला हुआ है कि इसमें इस ऊपर की जो डेफिनेशन है उसमें कहा कि जो कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है उनको हम बैंक नहीं कह सकते। समझ में आई बात, वो भी तो एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, उनको हम बैंक नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि बैंकिंग के लिए उन्होंने पहले, बैंकिंग करने के लिए उसे क्या लेना पड़ेगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एक बात हो गई। दूसरा, कुछ जैसे ट्रस्ट टाइप के होते हैं निधि, ठीक है, जो पब्लिक से क्या करती हैं, वो भी पैसा लेती हैं,
और कई बेनिफिट में उसको अपने मेंबर के लिए यूज करती हैं, ठीक है। तो इसने बोला वाह ये भी बैंक नहीं है। इवन द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर आउटसाइड द परिव्यू, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट बैंक्स बट कोऑपरेटिव बैंक्स आर बैंक। तो एक खास बात क्या हुई, कोऑपरेटिव वर्ड क्या यूज किया इसने, सोसाइटी। एक ने क्या किया, कोऑपरेटिव, क्या, बैंक। बैंक। तो जिसने बैंक यूज किया, जिसने सोसाइटी यूज किया, तो जिसने बैंक वर्ड पहले से यूज किया है और आरबीआई से क्या ले रखा है, लाइसेंस। लाइसेंस, वही बैंक कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी बैंक वो होने के लिए उसे अपने नाम के आगे बैंक शब्द जरूर लगाना है, ठीक है। HSBC बैंक, IDBI बैंक। बैंक, ICICI बैंक। अच्छा सर, बिना लाइसेंस लिए हुए हम्म, कोई मनी एक्सेप्ट कर सकता है? मनी एक्सेप्ट कर सकता है, पर्पज क्या है उसका, जैसे बैंक काम करती है उस तरह? नहीं कर सकता, नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी साहूकारी भी नहीं कर सकता, साहूकारी भी डिमोलिश हो गई, वो अब नहीं होती है, ठीक है, और वो अच्छा, इलीगल हो रही है कहीं, ठीक है। साहूकारी के लिए तो अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है ना, आरबीआई से बैंक के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है ना? हाँ हाँ, ठीक है। चलो आगे देखो। अब इसने बोला कि आप जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे कैसे करेंगे, कैश की तरह करेंगे, ठीक है। शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो डिपॉजिट होगा। बैंक ऑब्टेन लार्ज फंड फ्रॉम द मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर, डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, और डिपॉजिटर कभी भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज देयरफॉर टेक्स सच स्टेप टू वुड सेफगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, इसीलिए क्योंकि वो मैनेजमेंट में तो है नहीं, तो आरबीआई का या गवर्नमेंट का काम है कि उन लोगों का सेफगार्ड तय करना, ठीक है। और जो पब्लिक है या डिपॉजिटर है, इसीलिए क्या होता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इन दिस रिगार्ड, इसीलिए मैंने बताया था ना कि बैंक एक रेगुलेटेड बॉडी है और लॉ के हिसाब से काम करती है, तो उनके लिए क्या बनाए हुए, वो बनाए, ठीक है। अच्छा अब एक बात और सुनिए यहाँ पे, उसने बोला हुआ कि एक्ट नॉट ओनली डिफाइन द बैंकिंग, तो इसने बैंकिंग तो डिफाइन कर दी, ठीक है, लेकिन किसी को भी बैंक कहलाने का हक कब है ये भी डिफाइन किया, ठीक है। तो उसने पहले बोला, उसने क्या बोला कि या तो वो फर्म हो या क्या हो, कंपनी हो, लेकिन एक इंडिविजुअल बंदा क्या नहीं कर सकता, बैंक। तो उसने बोला ओनली ए फर्म और कंपनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल, यानी उसके लिए उसे कंपनी या फर्म होना जरूर होना पड़ेगा अपने आप को क्या कहने के लिए, बैंक कहलाने के लिए। इंडिविजुअल आदमी बैंक नहीं हो सकता, यानी साहूकारी नहीं हो सकती, ठीक है। इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड टू एक्ट एज ए बैंक, ठीक। तो यहां पर ए फर्म कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 10 पार्टनर और ए कंपनी, अगर कोई कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म जो 10 से ज्यादा मेंबर नहीं रखती है, वो कंपनी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है, तो वो क्या है, कैन बी ए बैंक, हो सकती है, बट शर्त क्या है, उसे काम क्या करना पड़ेगा, जो बैंकिंग की जॉब बताए वही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। जो कौन से सेक्शन में डिफाइन था, 5B में, ठीक है। अब आता है 5C। 5C में क्या होता है, बैंकिंग कंपनी बताया कौन होती है, तो क्या है, एनी कंपनी दैट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है और उसने अपने आप को बैंकिंग एज ए बैंकर क्या करा रखा है, आपको रजिस्टर्ड करा रखा है, तो वही बैंकिंग कंपनी कहलाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी खुद बैंक की तरह लाइसेंस ले रखा है और बैंकिंग का काम कर रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक सेक्शन 7 है, इसमें क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है क्या, बैंकर वर्ड यूज करने को,
किनको, जो कौन नहीं है, अदर देन बैंकिंग कंपनी को प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ वर्ड बैंकर। यानी मैं अगर चाहूं अपनी फर्म के आगे लिखना चाहूं एबीसी बैंकर्स कॉरपोरेशन, तो मैं नहीं लिख सकता। मुझे बैंकर वर्ड यूज करने की पावर नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक मैं अपने आप को क्या क्या ना लूं आरबीआई से, लाइसेंस ना लूं, और मैं अपने आप को कंपनी या फर्म ना हूं, और मैं कौन सा काम करता हूं जो कि 5B में डिफाइन है। ठीक है, तो ज्वेलर्स 5 लोग लिखे रहते हैं, है। ज्वेलर्स लोग लिखे रहते हैं, ये ज्वेलर्स एंड बैंकर्स। उन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया होगा ना, किस बात का? ये बैंकर्स क्यों लिखते बैंकिंग हैं का। पता है? जी सर, क्यों? वो फॉरेन एक्सचेंज का लाइसेंस लिए रखते हैं। अच्छा। वो जब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में 3 तरह के लाइसेंस देता है ना आरबीआई, जी जी ठीक है, वो जी यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं। वो आरबीआई से लाइसेंस लिया उन्होंने। वो अच्छा। फॉरेन एक्सचेंज इज काइंड ऑफ बैंकिंग। तभी तो आपके सिलेबस में है वो, तभी तो आप लोग करते जी हैं बैंकों में। ठीक है, यस सर। वो भी यस सर। बैंकिंग एक्टिविटी है। तो वो जो लाइसेंस लेते हैं, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का नहीं लेते हैं, वो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करने का लाइसेंस लेते हैं। ओके सर। उनके वहां आप एफडी नहीं कर सकते। ठीक है, जी सर। चलो। अच्छा, जो सर 5C है, 5C जो है एक्ट है, सेक्शन है, वो क्या है? प्रोहिबिट करता है। क्या करता है? और लोगों को बैंकिंग शब्द यूज करने के लिए क्या करता है? प्रोहिबिट। अब देखो आ गया, कुछ मनी लेंडर होते हैं, तो मनी लेंडर का काम तो कर रहे हो, लेकिन वो कौन नहीं है? बैंकर नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो मनी लेंडर आर नॉट बैंकर। ठीक है, और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, यानी पब्लिक से लेना और वो पैसे को बाद में पब्लिक को ही क्या करना? उधार देना। ये बैंक का काम है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ पर्पज ऑफ, और जो भी आप पब्लिक से पैसा लोगे उसका पर्पज क्या होना चाहिए? शुरू में बात हो गई हमारी, हमारा 5B बताता है। 5B और कौन सा? BR एक्ट बताता है कि आप पैसा लोगे, उस पैसे का क्या करोगे? लेंडिंग करोगे। ठीक है, और जो पैसा आप लोगे डिपॉजिटर से, वो डिमांड या किसी और तरीके से, यानी चेक, ड्राफ्ट, विड्रॉल से क्या कर सकते हैं आप? रिपे करेंगे। ठीक है, और हाँ, दोनों चीज आगे इसमें। ऊपर वाले में तो बोला कि वो चाहे डिमांड पे पेमेंट हो, चाहे वो टर्म डिपॉजिट में है। और इस वाले में बोला हुआ है कि उसको विड्रॉ करने के लिए आप चेक, ड्राफ्ट और ये सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है सेक्शन 6। क्या आता है? सेक्शन 6। सेक्शन 6 में एडिशनल काम दिए हुए हैं, इन एडिशन। भाई सबसे देखो, फिर देखो 5B में बैंकिंग क्या होती है बताया। ठीक है, 5C में प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है? 7(1) में है प्रोहिबिट कर रहे क्या प्रोहिबिट करता है? कौन सा शब्द इस्तेमाल करना? इस्तेमाल करने से बैंकर। सर हाँ, प्रोहिबिट तो 7(1) में ना करता है सर। किसमें? प्रोहिबिट करता बैंक नाम का 7 यूज वाला नहीं ही कर देखिए, सकते हैं आप, वो देखो 7(1) है शायद। हाँ, ये देखो, इधर देखो, मैं इसमें कलर जो यूज करता हूँ। अंडर सेक्शन 5C of the Banking Regulation Act, banking company means any company that, हाँ ठीक है, वो गलती हो गई। 5C में वो बैंकिंग डिफाइन करता है, बैंकिंग कंपनी क्या होती है ये डिफाइन करता है। 5 में बैंकिंग डिफाइन करता है, और जो प्रोहिबिट करता है वो 7 I है या L है? बुक में देखना जरा। 1 यही 7 है सर। 7 I 1 है 1 है सर। 7 1 है 7 1 है। ठीक ठीक हो। तो अभी थैंक यू, इन्होंने अभी क्लियर कर दिया था, वो गड़बड़ हो गया था मेरा।
कि ये तो जो है बैंकिंग, व्हाट इज बैंक, व्हाट इज बैंकिंग, accepting deposit from the public and lending to the public, ठीक है। और what या who are banking company, ये किसमें है? 5C में 5C में, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या है? एडिशनल सर्विस। क्या है? एडिशनल सर्विसेज। सेक्शन 3 में क्या है? एडिशनल सर्विसेज है, ठीक है। क्लियर होगी बात? 5C में ना सर? नहीं, सेक्शन 6 में एडिशनल, अच्छा, ये देखो ना, ये जो भी पढ़ रहे हैं यस सर, यस सर। अंडर सेक्शन 6। अब सारे काम आ गए, बिल को डिस्काउंट करना, चेक का कलेक्शन करना, रेमिटेंस करना, सेफ कस्टडी करना, सेफ डिपॉजिट लॉकर वो करना, फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना, और लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी करना। और अब आजकल की बात करें तो और चीजें आ गई है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट करता है, यानी लोग अपना बैंक के पास जाके कंसल्टेंसी करा लेते हैं अपनी, कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट को अप्रेजल कराने के लिए बैंक पहुंच जाते हैं। सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट करना, चाहे वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस हो। और ट्रस्टी सर्विसेज। ट्रस्टी सर्विसेज जानते हो आप? जैसे आपने देखा होगा, पीएफ की जो पुराने लोगों का पीएफ कट के जाता है तो बैंक एक ट्रस्ट खोल लेता है, उसे मेंटेन कर लेता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस को एक्सेप्ट करना, स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन करना, ठीक है। और सिक्योरिटी ट्रेडिंग करना, फैक्टरिंग करना, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, डीमेट सर्विसेज। तो आजकल के तारीख में जो भी सर्विसेज होती हैं वो सब यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अभी तक तो बैंक के बारे में बताया, अब किसके बारे में बताता है? कस्टमर कौन है, ठीक है। तो वो कहता है कस्टमर कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया कहीं पर भी, बट उसने कहा है कि जॉन पेजेट है, उन्होंने कहा है टू कॉन्स्टिट्यूट ए कस्टमर देयर मस्ट बी सम रिकॉग्नाइजेबल कोर्स ऑफ हैबिट ऑफ डीलिंग द नेचर ऑफ रेगुलर बैंकिंग। यानी कोई बंदा डेली बैंक आता है या अक्सर आता है और कुछ ऐसा काम करता है जो बैंकिंग से कनेक्टेड है, यानी उसने कहा नेचर ऑफ रेगुलर बैंकिंग सर्विस में आता है, और उसकी क्या है, एक हैबिट टाइप की भी है। तो उसको क्या नाम दे दिया? द दिस डेफिनेशन ऑफ बैंक लेज एम्फेसिस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डीलिंग बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर इज देयरफॉर कॉल्ड द ड्यूरेशन थ्योरी। क्योंकि उसने कहा, एक उस वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया उसने? क्या वर्ड यूज किया? रेगुलर। तो हैबिट है, टाइम है, तो इसीलिए इस डेफिनेशन का क्या नाम दे दिया? ड्यूरेशन डेफिनेशन। क्या नाम दे दिया? ड्यूरेशन डेफिनेशन। अब दूसरे साहब आए, डॉक्टर हार्ट, इन्होंने क्या बोला? कस्टमर वन हु हैज एन अकाउंट होना चाहिए भैया। अब आपको ये बात तो पता है, क्या सारे अकाउंट वाले ही लोग होते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अकाउंट तो नहीं होता लेकिन रोजाना बैंक का काम करने आते हैं? होते हैं कोई ऐसे? होते हैं सर। ड्राफ्ट बनाने आते हैं कई लोग ड्राफ्ट का पेमेंट लेने आते हैं, कई कोई लोग चेक बिजली का का बिल पेमेंट जमा लेना करने आता आते है। हैं, कुछ लोग स्कूल की फीस जमा करने आते हैं, है? तो उसने बोला हुआ बैंकर हैबिचुअली अंडरटेक टू एक्ट सच एज, यानी जो बैंकर से मिलते हैं और उनका अकाउंट होता है। तो इन्होंने कौन सी सर्विस दी? इन्होंने दी कि भैया उसका क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए, या हैबिचुअली अंडरटेक टू एक्ट एज सच, और या वो हैबिचुअली ऐसी कोई गतिविधि करता हो। मींस ऊपर वाले ने तो बोला कि रेगुलर आना चाहिए, नीचे वाले ने बोला कि रेगुलर नहीं आ रहा लेकिन उसके पास क्या है, हमारा अकाउंट है। भाई आज खोल के चला गया, 5 साल तक नहीं आया, तो क्या आप उसे कस्टमर नहीं बोलोगे? बोलेंगे ना कस्टमर से, ठीक है। तो ये बता दिया। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बताया कि ब्रॉडली स्पीकिंग अ कस्टमर इज ए पर्सन। अब यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज डेफिनेशन दिया हुआ, हु हैज द हैबिट
रिजॉर्टिंग टू सेम प्लेस और पर्सन टू डू बिजनेस, यानी उसकी एक हैबिट है अपनी अपनी प्रॉब्लम वहां सॉल्व करता है, या उसकी कोई सुविधा उसे लेनी होती है वो लेता है, ठीक है। और क्या है, प्लेस और पर्सन टू डू बिजनेस, और वो उसका पर्पज क्या होता है, एक बिजनेस टाइप का पर्पज होता है बैंक के साथ। सो फार एज बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर कंसर्न, ही इज ए पर्सन whose money has been accepted on the footing that banker will honor up to the amount standing in his credit, यानी जिसने पैसा जमा किया हुआ है, बैंक ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और जब तक उसका पैसा वहां पर है क्रेडिट में, irrespective of the connection being of short or long, चाहे वो एक छोटे समय के लिए हो चाहे वो बहुत लंबे समय के लिए। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल डेफिनेशन है ये कस्टमर की। थ्योरी में दो दो बताए, एक तो डॉक्टर हार्ट ने कहा भैया ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे थे जॉन पीजेट थे, उन्होंने कहा कि भैया क्या होनी चाहिए, एक रेगुलर उसकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी पॉलिसी के लिए कस्टमर कौन है, अब केवाईसी का मतलब कि जो केवाईसी गाइडलाइन है, हमें किनकी केवाईसी करानी है, तो उसने मनी लॉन्ड्रिंग ने बोल रखा है, क्या एक्ट है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसने बोला हुआ है कि भैया किस किस की केवाईसी लेनी है, तो जिसकी भी केवाईसी लेनी है वो कौन है बैंक के लिए, कस्टमर है। जैसे वो सिंपल ड्राफ्ट पेमेंट लेने आया, उसमें 50,000 से ऊपर का पेमेंट था, तो या पैन नंबर आपने मांगना था तो केवाईसी लेनी पड़ी, तो वो आपके लिए क्या हो गया, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर हो गया। और इसने बोला हुआ है कि केवाईसी ने वो बोला जो भी बिजनेस रिलेशनशिप से आपके पास आता है बैंक के पास, चाय पीने आता है वो नहीं, नमस्ते करने आता है वो नहीं, जो बैंक का बिजनेस क्या है, पैसे लेना, ड्राफ्ट बनाना और ड्राफ्ट का पेमेंट करना, रेमिटेंस करना, कन्वर्जन करना, सब बैंक के बिजनेस है। उसके लिए कोई बैंक में आ जाए अगर, तो बैंक केवाईसी इसके पीएमएलए के अकॉर्डिंग कौन है, वो कस्टमर। सर ये मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आए, तो वो तो हो सकता है म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस लेने आए, हाँ यही तो कस्टमर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उसने बोला कि 50,000 से ज्यादा का म्यूचुअल फंड ले रहा है तो उससे आप केवाईसी ले लो, तो कस्टमर हो गया वो। किसकी डेफिनेशन में, वो तो सबसे प्रीमियम कस्टमर, पीएमएलए के, ठीक है। तो पीएमएलए एक्ट है, कब का है पीएमएलए एक्ट, 2010 नहीं भाई 2009 से, नहीं 2006 है सर, 2003 का पीएमएलए है 2002 एक्ट, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ है, 12 फरवरी। नहीं ये अलग चीज, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये एक्ट तो है, पीएमएलए एक्ट है 2002, पीएमएलए एक्ट। आज सुबह एक क्वेश्चन था ना हमारा कि पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुआ है ये, 2005, ठीक है। इम्प्लीमेंट, एक बार मैं एक पीसीएस का एग्जाम दे रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था, ये बहुत पुरानी बात है, शायद 8-10-15 साल पहले की बात, क्योंकि उसमें ये गैप बहुत लंबा है ना, इसलिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा, जहां तक इसकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, रूल की। तो एक्ट और रूल में फर्क होता है। एक्ट बन गया, अब वो एक्ट में पावर दी हुई है क्या बनाने की, रूल बनाने की। तो एक्ट तो वही है, लेकिन रूल वो आगे आगे कभी भी बना सकते हैं। तो इसने बोला हुआ कि जो भी ये बेनिफिशियल ओनर मींस अ नेचुरल पर्सन who ultimately owns or control a client or the person on whose behalf transaction is being conducted, यानी एक नेचुरल पर्सन जिसके लिए काम कर रहे हैं या उसके बिहाफ पर किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो भी इंक्लूड ए पर्सन हु एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ए जुडिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन। तो इसने बोला हुआ कोई भी बंदा खुद काम करने आ रहा है
या कोई बंदा आ रहा है किसी के बिहाफ पे काम करने आ रहा है, तो उसको क्या नाम दे दिया यहाँ पे, कस्टमर टाइप का नाम, ठीक है। बेनिफिशियरी, तो यहाँ तो आदमी के लिए बोला, किसने बोला, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय ए प्रोफेशनल इंटरमीडियरी, तो ये भी कौन हो गए बैंक के, कस्टमर। ये लोग भी कौन, ये भी कस्टमर हो गए, क्योंकि ये एक किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और या एनी पर्सन एंड एंटिटी कनेक्टेड विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसका कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड रिलेशन है, विच कैन पोज सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क टू द बैंक। से ये वायर ट्रांसफर करने आया कोई, इशू हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट बनाने आया, तो ये बंदा भी आपके लिए क्या है, पीएमएलए के लिए क्या है, कस्टमर। हाँ, चाहे वो सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए आया हो, ठीक है। लेकिन इसने एक बात बोली है, इश्यू ऑफ क्या बोला हुआ है, हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट। हाई वैल्यू, यानी कोई 10 रुपए का ड्राफ्ट बनाने आया है तो पीएमएलए को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अच्छा, जो भी पर्सन है जिसका बैंक में अकाउंट है, या द बैंकर अंडरटेक टू प्रोवाइड द फैसिलिटी एज ए बैंकर देता है, इज कंसिडर टू वे करना है, या तो उसका अकाउंट होना चाहिए या बैंक उसको फैसिलिटी दे रहा है, कैसे, एज ए बैंकर, बैंकर की तरह अगर कोई भी फैसिलिटी दे रहा है या उस बंदे का अकाउंट है, सारे लोग बैंक में क्या कहलाएंगे, कस्टमर। ठीक है। कोई मिलने आ रहा है, चाय पीने आ रहा है, दुआ सलाम करने आ रहा है, सामान छोड़ के जा रहा है, उसको कस्टमर नहीं बोलेंगे। जो बैंकिंग सर्विस बैंकर उसको किसी बैंक की तरह फैसिलिटेट कर रहा है या उसका अकाउंट है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन which determines a person's status as a customer is the nature of his dealing with a bank. It is evident from the above that his dealing with the banker must be relating to the business. तो बेसिकली वो बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कि कुछ खास बातें, क्या बोलता है, फॉलोइंग इसेंशियल रिक्वेस्ट मस्ट बी फुलफिल्ड, क्या, कि अगर वो बैंक अकाउंट के साथ रिलेशन है उसका, चाहे वो सेविंग करंट फिक्स हो, उसने कहा उसके नाम पर खोलेंगे, कैसे, इन हिज नेम बाय मेकिंग नेसेसरी डिपॉजिट ऑफ मनी, जो बंदा अपने नाम से करा रहा है उसी के नाम से खोलेंगे, ठीक है। डीलिंग बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर मस्ट बी नेचर ऑफ बैंक, और उनकी बीच की डीलिंग कैसी होनी चाहिए, बैंकिंग डीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अ कस्टमर ऑफ ए बैंक नीड नॉट नेसेसरली बी ए पर्सन। अब पर्सन से मतलब क्या है, एक तो पर्सन है, या वो क्या हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी, फर्म, सोसाइटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन पर्सन, कुछ भी हो सकते हैं। वो क्या है, वो सारे लोग बैंक के कौन हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। और 45 जो जेड सेक्शन है बीआर एक्ट का, उसने कहा है कस्टमर इंक्लूड ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर लॉ, यानी कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की कोई कंपनी, ये भी क्या हो सकते हैं, कस्टमर्स, ठीक है। और बैंक और कस्टमर की जो रिलेशनशिप होती है कैसी होती है, कॉन्टेक्चुअल होती है, यानी जितने रिलेशन होते हैं सारे कॉन्टेक्चुअल होते हैं। इट फॉलो दैट एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट कैन ओपन ए डिपॉजिट अकाउंट विद ए बैंक ब्रांच ऑफ हिज हर चॉइस एंड कन्वीनियंस। तो उसने बोला हुआ कि आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या खोल सकते हैं, एक डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, किसके साथ, बैंक ब्रांच के साथ, कौन सी, जो आपकी चॉइस और कन्वीनियंट की होगी, ठीक है। और उसके लिए 18 ईयर का है, लेकिन आपको पता है कि 10 से 18 वाला भी बैंक में अकाउंट
खोल सकता है, ये लिखा हुआ है। उनको भी एक कस्टमर का दर्जा देने की बात है, आपको पता है। बहुत बहुत बेसिक चीज पे हम लोग स्किप कर जाएंगे, ठीक। और जब बैंक अकाउंट खोलेगा तो उसको अलाउ करेगा क्या, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेक बुक। किसको, कौन से माइनर को, 10 से ऊपर 18 वाले को, ठीक है। और 18 से ऊपर वाले को तो सब कुछ देगा देगा, बट ब्लाइंड, इलिटरेट, सर एटीएम जो है, हाँ एटीएम तो 15 के एवो को दिया जाता है ना। नहीं, हाँ इसमें एक रूल है, आरबीआई ने कहा है आप ऐसा कर सकते हैं। आरबीआई ने क्या कहा कि आप चाहें तो 10 से ऊपर को क्या कर सकते हैं, अलाउ। लेकिन कुछ बैंक की पॉलिसी में कुछ बैंकों ने इस बात को अभी भी नहीं माना। तो आपका बैंक कौन सा है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा सर। तो आपके वहाँ रूल है पक्का है? जी सर, 15 एज होना चाहिए कम से कम सर। नहीं, हमारे यहाँ अपने मन 18 से है तो नहीं सर। बोल रहे। नहीं, 15 नहीं, 10 साल से ऊपर वाला जो है वो ले सकता है अंडरटेकिंग के साथ, गार्जियन का जो अंडरटेकिंग नहीं होता नहीं, है वो ले सकता रुको रुको रुको, देखो इस बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, कि क्या सिद्धांत चले आ रहे हैं और क्या प्रैक्टिसेस हैं। और एक बुक का नाम क्या है, लॉ या लीगल, जो अब आपके में से हटके वहां चली गई। तो बेसिकली बैंकिंग प्रैक्टिसेस मतलब प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस और लॉ का कॉम्बिनेशन है। लॉ तो वो है जो किसी एक्ट में लिखा गया है, प्रैक्टिस वो है कि वो कहीं नहीं लिखी गई है लेकिन फिर भी करते हैं, ठीक है। किसी लॉ में ये लिखा हुआ है कि शाम 4 बजे बाद आप पेमेंट नहीं दे सकते, लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी देते हैं, कहीं मना नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी देते हैं, ठीक है। रूल बना हुआ है कि बैंक 10 से 4 तक काम करेंगे, लेकिन 4:15 बजे पेमेंट देते हो ना, तो वो प्रैक्टिसेस है। तो ऐसे ही आपके बैंक ने ये जो लॉ बना था इसमें था में, क्या था, आरबीआई के लॉ में क्या है, बैंक में परमिट। तो उसमें जो है आप अपने बैंक का उन्होंने रूल बना दिया कि भाई हमारे वहां दे खाता तो खोलेंगे, लेकिन एटीएम देने के लिए क्या एज उन्होंने तय कर दी, बोलो। 15 सर। हमारे यहाँ 18 है। ये अलग अलग हो 15। सकता है, इसके लिए मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि हर बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल चैलेंज नहीं करें। और मैंने ये बता दिया क्यों 15 है, क्योंकि आपके बैंक ने एक रूल बना लिया। आरबीआई ने कहा था मे अलाउड, कि आप 10 साल वाले को कर सकते हैं, तो अब आप चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, ठीक है। और बैंकों को केयरफुली अकाउंट खोलना है। जब केवाईसी नहीं था तो प्रैक्टिस थी, क्या था कि न्यू कस्टमर को क्या किया जाता था, एक इंट्रोडक्शन चाहिए होता था। लेकिन अब जो है बोलता है डिफरेंट प्रैक्टिसेस वर, देखो ये अब वर्ड आ गया, क्या, प्रैक्टिसेस वर फॉलोड बाय द बैंक फॉर गेटिंग द इंट्रोडक्शन व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट। आरबीआई हैज डायरेक्टेड ऑल बैंक टू अडॉप्ट केवाईसी गाइडलाइन, द ऑब्जेक्टिव to prevent bank from being used internationally or sorry being used इंटेंशनली intentionally or unintentionally by crime। तो जो क्रिमिनल एलिमेंट की मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे वो इंटेंशनली कर रहा है, नॉन इंटेंशनली कर रहा है, टेररिस्ट फंडिंग कर रहा है, इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए बैंकों को केवाईसी गाइडलाइन क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए, ठीक है। केवाईसी जो है आपके पहले पीपीबी में और एएफबी में होती थी। एएफबी का जो डी मॉड्यूल था वो केवाईसी से रिलेटेड था पूरा, वो हट गया है अब आपका पीपीबी में ही है जो भी कुछ है। और पीपीबी में इसीलिए जो टॉपिक्स हैं कुछ कम ज्यादा हो गए, कम तो नहीं हुए, ज्यादा हो गए, ठीक है। तो केवाईसी प्रोसीजर
enables bank to know, understand their customers and their financial dealing better, which in terms help to them manage the risk. तो इसी के अकॉर्डिंग वो अपने बैंकों का क्या करते हैं, रिस्क कवर करते हैं। ठीक है, अब देखो असली चैप्टर यहां शुरू होता है जो मैंने शुरू में बताया आपको। तो डेटर क्रेडिटर या क्रेडिटर डेबिटर बोलने से पहले हमने बहुत सारी बातें सीखी। कस्टमर कौन है, बैंक कौन है, बैंक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है, और किसका कॉन्टेक्चुअल सर्विस है, क्या बैंक किनका कितनी उम्र का खाता खोल सकता है, नहीं खोल सकता, ये सारी सारी बातें हमारी हो रही थी। ठीक है, ठीक। तो अब बात आती है डेटर क्रेडिटर बैंक। बैंक इज ए डेटर एंड कस्टमर इज ए क्रेडिटर। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है इसमें, अगर ए है वो बैंक आता है और बैंक में क्या देता है, पैसा देता है फॉर द पर्पज ऑफ, क्या देता है, डिपॉजिट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि लोन किसने लिया इसमें, बैंक ने। तो बैंक कौन हो जाएगा, क्रेडिटर है सर, डेबिटर। अरे नहीं भाई, ये बात क्यों नहीं समझते आप लोग। जिसने पैसा लिया वो डेटर है, कर्जदार है, और जिसने दिया वो क्रेडिटर है, लेनदार है, वो क्या है, क्रेडिटर। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे दिक्कत आएगी फिर। बोलो, कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं नहीं सर। ठीक है, ये आप लोगों से मैं कहना वाला था कि भैया टाइम अब रह नहीं गया है, वैसे भी करीब 10 दिन क्लासेस नहीं होंगी। कब नहीं होंगी पता है आपको? नहीं सर। मतलब 26-27 से शुरू हो जाएंगी और 2-3 तारीख तक क्लासेस नहीं हो पाएंगी। क्यों? मार्च एंडिंग हुआ मार्च Closing एंडिंग होता है, मतलब क्लोजिंग होता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो मॉर्निंग में क्लास होगी, इवनिंग में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हर ब्रांच में 7-8, 8:30, 9 बज जाए। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं समय कम है, आप लोग जितनी क्लासेस हो रही हैं वो अटेंड करिए। उससे भी बेड़ा पार हो सकता है जब एग्जाम में बात होगी तो, क्योंकि हम हर चीज को बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कशन के साथ बता रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये सारी बातें एग्जामिनेशन हॉल में याद आए, अगर आप सुन रहे हैं तो। नहीं सुन रहे हैं तो फिर तो याद कहाँ से आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो किस बैंक डेटर है और वो किस में, जब कस्टमर क्या करता है, डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट करता है। ठीक है, अब इसमें कई सारे कारण हैं जिसमें बैंक डिपॉजिट कर, मतलब कोई भी बंदा डिपॉजिट करता है। तो क्या बोलता है इसमें, मनी इज लेंड टू द बैंक, बैंक। बैंक इज फ्री टू यूज दिस मनी, वो जैसा करे। ठीक है, और वो मनी को अपने पास इंटैक्ट नहीं रखेगा, वो चाहेगा इन्वेस्ट करे, लोन करे, सीआरआर करे, एसएलआर करे। ठीक है, वो कुछ भी। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर ने जौन सा नोट जमा किया है वही वापस करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कहेगा मैंने जो जमा किया था उसमें तो सीरियल नंबर लास्ट में 734 था, वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, डिमांड ऑफ पेमेंट शुड बी मेड बाय द, और कस्टमर को पैसा मांगना पड़ेगा, कस्टम बैंक घर नहीं पहुंचाएगा। चाहे वो डिमांड विड्रॉल से हो, टैक्स से हो, मैच्योरिटी हो, एफडी है तो। और मांगने का तरीका ये जरूरी नहीं बैंक आए, हो सकता है वो बाई एप्लीकेशन भी मांग सकता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, बैंक वॉलेंटरली पैसा वापस नहीं करेगा,
ठीक है, और एक केस में कर सकता है, अनलाइक इन ए केस ऑफ कॉमर्शियल डेट। अगर बैंक ने कोई कॉमर्शियल डेट ले रखा है जिसमें पहले से डेट तय है, शर्तें हैं, उसने बोला हुआ कि आप उस तारीख को ये पैसा मेरे खाते में जमा कर देंगे, तो उस कंडीशन की बात अलग है। जैसे कई बार एफडी में भी होता है, एफडी में मैच्योरिटी होते ही ऑटोमेटिक कहाँ, आपके और, ठीक है। तो पहली बात बोला कि डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सर बोला बैंक कमर्शियल डेट कब लेते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल सर? कमर्शियल डेट कब लेते हैं, जैसे मनी मार्केट से पैसा जब लेते हैं बैंक, सर ये तो कस्टमर के एस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो वो भी तो कस्टमर है। अगर उस बंदे ने बैंक में कोई भी अकाउंट खोल लिया, वो हवा में थोड़ी रखा जाएगा, किसी ना किसी नंबर से तो रखा जाएगा पैसा, चाहे वो एफडी बनाएगा, चाहे सिक्योरिटी बनाएगा, सेफ कस्टडी बनाएगा, कोई ना कोई नंबर मिलेगा उसको ना, उसी को हम अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कहीं से भी पैसा लेके आ रहा है तो बैंक अगर पैसा लेगा तो उसका एक सीरियल नंबर बनाएगा, उसी को हम अकाउंट बोलते हैं। और जिसने अकाउंट खोल लिया वो तो कस्टमर हो ही गया बैंक का, ठीक। और वो पैसा कैसे मांगेगा, प्रॉपर On demand. मैनर में, ऐसे नहीं खड़े होके आया बंदूक लेके आया, जी जी मेरा डिपॉजिट का पैसा दे दो, एक तरीका होगा उसका, ठीक है, चाहे वो डिमांड से हो, ठीक। और वो कब मांगेगा पैसा, ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग डे में, बैंकिंग आवर में, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के द्वारा पैसा मांग सकता है सर? बिल्कुल मांग सकता है, जैसे सेविंग अकाउंट में है, एप्लीकेशन लिख मांग कर दिया सकता कि है, लेकिन उसमें एक आपको एडिशनल काम करवाना होगा उससे, क्या, रेवेन्यू स्टैंप लगवानी होगी। अच्छा अगर 5,000 से ज्यादा का है तो प्रॉपर केवाईसी। केवाईसी तो जब आपने अकाउंट खोल रखा तो ली होगी ना उसकी, नहीं सर, पेमेंट के समय। वो तो सिग्नेचर से देखते हैं आप, तो आपके साथ रिलेशन जो कस्टमर की स्टेब्लिश होती है, रोज आता है वो, आप उसे क्या देखते हैं उसका, पेमेंट जैसा। रोज केवाईसी थोड़ी देखते हैं। 5,000 से अधिक कम का विड्रॉवल है तो वो ले सिर्फ सकता है, एप्लीकेशन से दे सकते हैं। सिग्नेचर ले सकते हैं। लेकिन अब यहीं पर बात आती है प्रैक्टिस, बिल्कुल। क्या आती है प्रैक्टिस। साहब हम सर तो वो नहीं इतना लंबा एप्लीकेशन देखेगा, इसलिए नाम अकाउंट और वो लिख के वाउचर ही क्यों ना भर दे। सही बात है, 2 शब्द लिखना आसान है या एक एप्लीकेशन लिखना आसान है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, एप्लीकेशन भी आती है कई बार में जब कोई बंदा हॉस्पिटल में है, वो बैंक नहीं आ सकता, बहुत विपरीत परिस्थिति है, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, आप ऑथेंटिसिटी है, आप जाके देख रहे हैं कि हाँ भैया वास्तव में स्थिति सही है, देते हैं पेमेंट, ठीक है, ठीक। तो वर्किंग डे और वर्किंग आवर कहाँ लिखे हुए हैं, वर्किंग डे तो सेक्शन 25 में, और वर्किंग आवर कहाँ लिखे हुए हैं, सेक्शन 65 ऑफ कौन से एक्ट, एनआई एक्ट, ठीक है, एनआई एक्ट में लिखा हुआ, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपके बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट को खोल देगा। जब आप क्वेश्चन आता है तो जब प्रोसेसिंग करते हैं उस क्वेश्चन की, तो उसमें हेल्प करती है बातें, ठीक। चलो अगला, फॉर द मनी डिपॉजिटेड द क्रेडिटर कस्टमर डज नॉट कॉल फॉर एनी सिक्योरिटी। यानी हम अगर कस्टमर बैंक जाता है और पैसे देता है तो क्या उससे कहता है कि भैया कुछ सिक्योरिटी दो तभी मैं पैसे दूंगा, तो कैश में जाता है, बाउचर लेके चला आता है, बस रिसीव कराता है, काउंटर फाइल लेके चला जाता है, ठीक है, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब बैंक आरबीआई में पैसा जमा करते हैं रिवर्स रेपो में, किसमें, रिवर्स रेपो में,
तो रिवर्स रेपो में जब जमा करते तो आरबीआई बैंक को सिक्योरिटी देता है कुछ? कल हमने पढ़ा था। सर देता है, इसके बाद एक और जो होता है उसमें नहीं देता। हाँ, दो तरह की थी, ठीक है। एक जो नॉर्मल वाली रिवर्स रेपो होती है उसमें देता है, लेकिन वेरिएबल वाली में नहीं देता, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा मिलता है उसे? ज्यादा मिलता है इससे। ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो जो VRRR थी हमने पढ़ी थी, VRRR, उसमें बैंक जो है क्या करता है, सिक्योरिटी के लिए वो नहीं कहता, लेकिन ब्याज थोड़ा ज्यादा देता है। ठीक है, चलो। इन केस ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट रिपेबल और डिमांड, अगर डिमांड का है तो लॉ ऑफ डिमिनिशन डज नॉट बिगिन, मतलब वो चाहे 5 साल में लेने आए, चाहे 3 साल में लेने आए, चाहे 7 साल में लेने आए, अगर उसका अकाउंट ठीक ठाक चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन द केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली द डिपॉजिट रिस्क मस्ट बी प्रोड्यूस, तो नॉर्मली लिखा हुआ है, क्यों? आजकल क्या हो गया है, बिना एफडी के पेमेंट देते हैं आप लोग? कोई एफडी सर ना नहीं लेके देते आए हैं? नहीं देते हैं नहीं देना है सर। क्यों? सर, वो बॉन्ड है ना, रिसीट उससे वापस लेते हैं, उसके बाद अच्छा, उसको उसका पैसा वापस देते अभी हैं। एक चीज और आ गई है कि बॉन्ड ही नहीं देते, तो कई बैंकों ने तो बॉन्ड देने बंद कर दिए। सर ये तो अभी प्रैक्टिस में नहीं आया है ना, पता था हमको कि ऐसा भी होता है। नहीं नहीं, कई सारे ऑनलाइन होता है बैंकों में तो बॉन्ड ही देने बंद हो गए। अच्छा, वो तो एसबीआई में इंटरनेट सर, बैंकिंग एसबीआई में कंडीशन सिर्फ में। ऑनलाइन देते हैं सर। एसबीआई में सिर्फ एक पेपर पेज पेपर निकाल कर देते दिए। हैं, बॉन्ड तो नहीं है ना वो। हाँ वो सर, रिसीट है नहीं। सर, हाँ, इसको तो तो रिसीट बोलते हैं ना सर। अब क्या है, देखो, अगर वो एफडी का पेमेंट लेने आ रहा है और उससे बॉन्ड नहीं दिया है, तो सिंपल एप्लीकेशन से हम उसका पेमेंट कर सकते हैं, या सिंपल जो डेबिट वाउचर नहीं होता है जिसमें नरेशन लिखी जाती है कि बीइंग द एफडी मैच्योर्ड एंड क्रेडिट टू सच एंड सच अकाउंट, उससे भी काम चल सकता है, क्योंकि जा तो उसके अकाउंट में ही रहा है ना। ठीक है, डिजिटल वाले में भी यदि तो बॉन्ड सर यदि बॉन्ड खो गया सर, तो उसको एफिडेविट भी लेना पड़ता है कि ऐसे ही देखो उसको उसमें एप्लीकेशन से? ऐसा है, देखो बैंक की प्रैक्टिस की बात अलग है, लेकिन ये है कि अगर वो बीच में आके कहता है साहब मुझे डुप्लीकेट इशू कर दो, तब तो आप उसे एफिडेविट वगैरह सब लेते हैं। सर लेकिन इंटरनेट मैच्योरिटी पे आता है, अगर अगर कब आ रहा है, मैच्योरिटी पे पर सिंपल एप्लीकेशन लिख रहा है, तो भी पेमेंट करने में हर्जा नहीं है। अब बाकी भैया आपके अकाउंटेंट साहब जैसा बोले वैसा करना है। सर ठीक है, हाँ डिजिटल ऑनलाइन जो अपन एफडी बनाते हैं हाँ, उसमें भी तो कुछ नहीं मिलता है, तो भी कुछ नहीं मिलता उसमें, तो कागज भी नहीं मिलता। खुद ही लेकिन ब्रेक सर कर वो फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही उसको डेबिट करते हैं ना सर, ब्रांच में जाके तो नहीं करते हैं फिर। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा है, मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहा है, तो आपने उसकी क्रेडेंशियल वेरीफाई कर ली है? बार ऐसा भी होता है ना कि प्री मैच्योर वो इंटरनेट से बंद करने नहीं देता है, तो ब्रांच जाना ही पड़ता है सर। नहीं नहीं सर, करने देता है, नॉर्मली करने देता है। देता है सत्य करने। जो डिजिटली बनता है वो डिजिटली करने देता है। जो एक्चुअली ये एफडीआर है, जो रिसीट है टेंडर है ही नहीं, अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइप का है ही नहीं। तो कोई नेगोशिएबल तो है ही नहीं वो, बिल्कुल। यस, वो तो इसलिए कभी भी दे सकते हैं, रिटर्न में भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है। रुचिका, रुचिका मेरी बात सुन रही है? हाँ, अच्छा, कभी आपके मोबाइल से जेंट्स की आवाज आती है, कभी लेडीज की आती है, ऐसा क्यों होता है? हस्बैंड वाइफ दोनों। गुड, वेरी गुड, दोनों बैंकर हैं। बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे की दुविधा समझते होंगे ना, कि यस नहीं भैया तुम भी परेशान हो तो हम भी परेशान हैं। गुड, यस चलिए आज की क्लास, हेलो यस सर। हेलो, जी सर। ठीक है, मैं ये कहता कि आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, मैडम की क्लास भी होनी है, ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लासेस में बिल्कुल भी एब्सेंट मत करिए। अगर आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो घर में जो बड़ा टीवी है ना, उस बड़े टीवी में आवाज खोल के लगा दीजिए, और घर का कोई कहता है भैया इतनी तेज आवाज में मत करो, तो कहना भैया
कुछ दिनों के लिए आप कहीं चले जाओ, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। एक कान में कुछ लगा कर रहना पड़ेगा। हाँ, या आप लोग काम करते करते कान में, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के तो है नहीं, तो अगर आप डिस्कशन भी सुन रहे हैं तो भी आपके काम आ सकता है, क्योंकि हम एक लाइन को पढ़ते हैं और उसको समझाते हैं, पढ़ते हैं समझाते हैं। तो जिन लोगों की बेसिक बैंकिंग कमजोर है उन लोगों के लिए क्लास बहुत फ्रूटफुल रहती है हमारी। ठीक है, तो ओके, 5 थैंक मिनट है क्या सर? है। सर कुछ समय है? एक चीज सर प्रैक्टिस में है, मैं सर ग्रामीण बैंक में हूँ, स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया सर। एक चीज मैं कल वाली क्लास मेरी मिस हो गई थी, मैं आज देख रहा था सर, बीपीएलआर वाला सर, जो बेस रेट है, अभी भी हमारी बैंक सर बीपीएलआर पे ही ले रही है। कैसे, मुझे समझ नहीं आया ये। आप मेरी बात सुनिए कि जो ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक है उनके वहाँ सिर्फ एक मीटिंग बैठती है, उस मीटिंग में कहते हैं हमारे वहाँ हाउसिंग लोन 6.95 होगा, बात खत्म, बिल्कुल खत्म। बट जितने भी बड़े बैंक हैं उन्होंने हर लोन को एक बेंचमार्क रेट से लिंक किया हुआ है। नहीं सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, उसका सर्कुलर है सर, सर्कुलर में बीपीएलआर का को ही बेस मान के वो है, ऐसा ठीक है, नहीं मान गया, ठीक है, समझिए क्या हुआ। जब इसका देख लो जरा, एक सेकंड लूंगा मैं बस। सबसे पहले हमारा चलता था पीएलआर, जिसको बीपीएलआर बोल रहे, उसके बाद क्या आया, बेस रेट आया, प्लस एमसीएलआर आया, और अब ईबीएलआर आया, ये है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पीएलआर से बेस रेट करने के लिए आरआरबी को और कोऑपरेटिव बैंक को क्या दे रखी है, छूट दे रखी, कि वो उनके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं होता, इसलिए वो अपने हिसाब से काम करते, इसलिए वो बीपीएलआर सिस्टम अभी भी चला रहे। पर सर स्पॉन्सर बैंक का कुछ तो उनके ऊपर होगा सर, नहीं ऐसा तो नहीं नहीं। नहीं भाई, ये जरूरी थोड़ी है कि आप के घर में अगर अंबानी साहब से रिश्ता हो जाए तो आपके पास मर्सिडीज हो। ठीक है, तो इसलिए आप अपना काम, अपने अपनी सैलरी जो आती है उसी से परिवार पालेंगे ना। सर सॉलिड उदाहरण है सर। हाँ, क्या करें, सॉलिड उदाहरण है सर। सर चलिए, हाँ अभी बोलो। अभी आप जैसे बोले कि 6.5 अगर रेट है तो वो फाइनल हो गया, लेकिन सर अभी हमारे यहाँ पर सिबिल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा वेरी तो करता है। स्लैब बना दिया आपने ना, लेकिन वो आपने एक सर्कुलर निकाला होगा ना उसका। जी हाँ, सर्कुलर निकाल दिया, लिख दिया, जिसका 700 प्लस है उसको 6.95, जिसका 700 जी से कम है उसको 7.20, कुछ सो भी लिख एंड दो। सो जी। हाँ हाँ, तो बराबर, कोई दिक्कत। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो पीएलआर का कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।